Yes. Okay. Okay, Om. Priya, Kanksha, Ravi Shankar, very good morning. In last class, we started with the topic composition of the atmosphere. वायु मंडल की संरचना. Composition of atmosphere. इसके अंदर हमने डिस्कस किया था होमोस्फेयर के बारे में, हेट्रोस्फेयर के बारे में, राइट? यस, वेरी गुड मॉर्निंग मोहित, मोहिनी, रवीना, ललिता. यस यस, ये बताइए व्हाट इज हेट्रोस्फेयर? विषम मंडल क्या है? व्हाट इज हेट्रोस्फेयर? रिप्लाई फास्ट. हम लोगों ने कर लिया था नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन हो गया था, थर्ड इज CO2. हमने देखा सभी गैसेस का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यस, व्हाट इज हेट्रोस्फेयर? विषम मंडल क्या है? Why you all are not replying? Yes? कितनी ऊंचाई से हेट्रोस्फेयर फैला है? जहां पर इन्वायरमेंटल गैसेस का रेशियो फिक्स नहीं रहता है. यस यस मोहिनी. और ये कितनी ऊंचाई से शुरू होता है? व्हाट इज द हाइट? कितनी हाइट के बाद हेट्रोस्फेयर शुरू होता है? यस सुप्रिया. ऊपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर अबाउ 80 किलोमीटर हाइट वेयर द रेशियो ऑफ गैसेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. यस सुप्रिया. यस 80 किलोमीटर. यस आकाश, ओम, मोहिनी. ठीक है. हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, राइट? टुडे विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द CO2 गैस. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द CO2? CO2 गैस का क्या महत्व है? यस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द CO2 गैस? CO2 गैस का क्या महत्व है? यस, CO2 प्लांट्स रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट होता है. यस, वेरी गुड मॉर्निंग प्रगति. प्लांट्स के रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट होता है मोहिनी. क्या पौधों का रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग तरीके से होता है हमारे रेस्पिरेशन से? हम तो सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं, तो प्लांट सांस लेते हैं तब क्या CO2 गैस लेते हैं? यस. क्या प्लांट्स का रेस्पिरेशन सिस्टम अलग होता है? ओके, यस. सॉरी मोहिनी, यू आर रॉन्ग. ठीक है. पौधों का रेस्पिरेशन प्रोसेस भी वही होता है. हमने डिस्कस किया था कि किसी भी चीज से एनर्जी तब निकलेगी जब ऑक्सीजन गैस उसको जाके जलाए. पौधे के अंदर जो खाना है, पौधे को ऊर्जा तभी मिलेगी जब वो खाना जलेगा, और वो जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. CO2 की प्रेजेंस में नहीं जलेगा. तो याद रखेगा, लिविंग बीन्स हमने डिस्कस किया था, जितने भी लिविंग बीन्स हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो यूज होती है, CO2 एक्सहेल होता है. ठीक है. एक और, लेकिन इस प्रोसेस के साथ साथ एक पैरेलल प्रोसेस प्लांट्स के अंदर चलता है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अलग है, रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग है. फोटोसिंथेसिस में पौधा CO2 लेता है. ये आ गए पेड़. ठीक. पेड़ हवा से लेते हैं CO2 गैस. ठीक. सूरज से इन्होंने क्या ले ली?
ये सन है, सूरज से इन्होंने क्या ले लिया, ऊर्जा, एनर्जी, सूरज से एनर्जी लिया। तो इस एनर्जी और CO2 को जोड़ करके पौधा क्या बनाता है, खाना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। तो बेसिकली खाना क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, CHO, खाना, ये क्या है, फूड। और इस प्रोसेस में जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर, ऑक्सीजन जितनी पौधे को चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए पौधा ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सिंपल भाषा में देखो, ऐसे फोटोसिंथेसिस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम सिंपल भाषा में अगर बात करें, सिंपल तो यही है, CO2 लिया, हवा से, सूरज से ऊर्जा ली, दोनों को जोड़ा और क्या बना दिया, खाना। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन गैस। इसको फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस का मतलब क्या है, बनना, खाने का बनना, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन, है ना, और कंबशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स किसकी प्रेजेंस में जलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। मैं इधर लिख रही हूं, उधर विजिबल नहीं हो रहा। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स किसकी प्रेजेंस में जलते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। उसके साथ क्या रिलीज होती है, एनर्जी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसी तरह से कंबशन, कंबशन में भी क्या होता है, पेड़ हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन। क्या रिलीज होती है साथ में, एनर्जी। ये हमने डिस्कस किया था। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, CO2 यूज हो रहा है, सूरज की एनर्जी को इसमें स्टोर किया जा रहा है केमिकल बॉन्ड्स के रूप में खाने के अंदर। और इस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस, राइट। सो कैन आई से दिस that photosynthesis process is just opposite of respiration? Yes, क्या मैं ये कह सकती हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का एकदम ऑपोजिट प्रोसेस है? इज इट क्लियर? अब समझ में आया मोहिनी, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है ना, यस सुरभि, क्लियर है ना? सो आई कैन से दिस, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, CO2 यूज हो रहा है, और क्या यूज हो रही है, एनर्जी। दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है, खाना। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। तो यहां क्या हो रहा है, आप देखो, पौधे ने हवा से लिया CO2, सूरज से ली ऊर्जा, दोनों को जोड़ करके क्या बनाया, खाना। कौन सी गैस रिलीज हुई, ऑक्सीजन। एकदम उल्टा प्रोसेस है ना। सो रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कंबशन। ठीक है, देखो ऐसे ये प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बायो में आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ोगे। हम यहाँ मोटा मोटा पिक्चर देख रहे हैं, वी आर जस्ट लुकिंग एट द ब्रॉड पिक्चर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने देखा ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%। तो नाइट्रोजन का ये जो गैस का कंपोजिशन है ये फिक्स क्यों रहता है? चलो नाइट्रोजन का तो समझ में आ गया, ये गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती तो 78%। लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो हवा में फिक्स क्यों है 21%? ऑक्सीजन तो सबके साथ रिएक्ट करती है, तो ऑक्सीजन का कंपोजिशन तो कम ज्यादा हो जाना चाहिए। CO2 गैस भी रिएक्ट करती है, तो CO2 का भी कंपोजिशन कम या ज्यादा हो जाना चाहिए। आर्गन गैस
0.93। आर्गन गैस एक इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, चलो उसका रेशियो तो फिक्स रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, हवा के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो फिक्स क्यों रहता है? उसका कारण है ये, देखो क्या हो रहा है, पौधे ने हवा से लिया CO2, सूरज से लिया एनर्जी, बनाया खाना, उस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन, राइट? यस, यही ऑक्सीजन गैस कौन लेगा? इंसान, एनिमल्स, ठीक है। और हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो फिर कौन सी गैस एक्सेल करते हैं? CO2 गैस। और ये यहां हमारे यहां ये जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? रेस्पिरेशन। अगर लिविंग बीन्स में है, और अगर पेट्रोल जल रहा है तो हवा से ऑक्सीजन लेगा, CO2 रिलीज करेगा, कंबशन रेस्पिरेशन तो सेम प्रोसेस है। ये नॉन लिविंग में है, वो लिविंग में है ना? तो अब देखो एक साइकिल बन गई। पौधे ने जो गैस रिलीज की उसको हमने लिया, हमने जो गैस रिलीज की उसको पौधे ने लिया, और इस वजह से हवा के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो बना रहता है। इज इट क्लियर? दिस साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये साइकिल में कोई भी तरह का डिस्टरबेंस हुआ, देयर विल बी डिस्टरबेंस इन द क्लाइमेट। क्लियर है? इसीलिए मैंने ये पॉइंट रखा कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। ये दोनों प्रक्रिया मिल करके व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। गैस के हवा एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैस का बैलेंस बना के रखती हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? किसी भी तरह का डिस्टरबेंस इस साइकिल में होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे। गैस एटमॉस्फेयर के अंदर गैस का रेशियो जैसे ही चेंज होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। आज हम इतना बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, राइट? ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रहा है? प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? टेल मी। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? फास्ट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आप सुन ही रहे हो। यस मोहिनी, पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। यस ललिता, पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, यस, इज पॉल्यूशन द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग? Yes, why other students are not replying? Yes, Ravi Shankar, excess of CO2, very good. Main reason है CO2 का बढ़ जाना। Yes, Om. Cutting of the trees, yes, very good. पेड़ों का कटना is other reason, very good Om. Deforestation, yes Supriya, that is also the one reason. यस अभिषेक, टॉक्सिक गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं लाइक CO2। अभिषेक आपने कहा टॉक्सिक गैसेस, इज CO2 अ टॉक्सिक गैस? यस, इज CO2 अ टॉक्सिक गैस? क्या CO2 गैस एक विनाशकारी गैस है? हमें एटमॉस्फेयर से CO2 को बिल्कुल हटा देना चाहिए? नो। यस अभिषेक, ओके, सो डोंट राइट टॉक्सिक गैसेस। यस ललिता, नो। ठीक है, CO2, अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन इफ CO2 विल बी रिड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर? अगर हवा में CO2 कम हो जाएगा, मान लो हम कर दें CO2 को 0%, तो क्या होगा?
what will happen if the CO2 will reduced in the atmosphere? अगर हवा में CO2 रिड्यूस हो गया तो क्या होगा? पेड़ खत्म हो जाएंगे. ओके अर्पित, पौधे खत्म हो जाएंगे. यस अर्पित. यस रवि. टेम्परेचर विल राइज. CO2 खत्म हो जाएगा तो तापमान बढ़ जाएगा. ओके. यस ऋतिक. इंटरप्शन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. वायुमंडल का संगठन बदल जाएगा. प्लांट्स विल नॉट एबल टू मेक देयर फूड. यस अभिषेक. पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, है ना. और हमारा क्या होगा? अगर हवा में CO2 गैस खत्म हो जाएगा तो धरती पे लाइफ खत्म हो जाएगी. हाँ, ऑक्सीजन कम हो जाएगा. ठीक है. अगर हवा में CO2 खत्म हो गया, धरती पे लाइफ खत्म हो जाएगी. इस पॉइंट को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. यहाँ हम देखते हैं. देखिए, ये हवा के अंदर, अब आपने सही कहा कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो जाएगा अगर हवा में CO2 बदला. तो ये जो रेशियो है, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, ये रेशियो फिक्स क्यों रहना चाहिए? क्योंकि यही रेशियो धरती का तापमान डिसाइड करेगा. व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा के अंदर CO2 बढ़ रहा है. ठीक है. मैंने क्या कहा? किसी भी तरह से इस साइकिल में अगर डिस्टरबेंस हुआ तो क्या होगा? प्रॉब्लम. यस ऋतिक. बैलेंस. ठीक है ना. सो यहां पर देखो, हवा, अब क्वेश्चन ये है, हवा के अंदर CO2 क्यों बढ़ रहा है? यस प्रिंस. तो मैम रेशियो भी बढ़ रही होगी CO2 की. हाँ, रेशियो बढ़ रही है. यही मैंने, आप याद करो, मैंने बोला था CO2 है 0.03%, और ये थोड़ा सा बढ़ के किस तरफ जा रहा है? 0.04% की तरफ जा रहा है. और यही मेजर कंसर्न है. यस, हवा में CO2 क्यों बढ़ रहा है? आप लोगों ने, एक ने आंसर दिया था पेड़ों की कटने की वजह से, राइट? यस. CO2 हवा में क्यों बढ़ रहा है? एक आंसर तो आया पेड़ों के कटने की वजह से. ठीक है. हवा में CO2 कब बढ़ जाएगा? जब ये पेड़ कट जाएंगे. ये कट गए पेड़. जैसे पेड़ कट गए तो साइकिल टूट गई. साइकिल टूट गई. यानी अब हमारे सिस्टम में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो हवा से CO2 को ले. देखिए, हम कहते हैं पेड़ हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है. नहीं, पेड़ ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि पेड़ ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हवा से CO2 को ले और उसको ऑक्सीजन में बदल दे. ये कैपेसिटी और किसी में नहीं है. तो आज हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं तो अब कुछ बचा ही नहीं जो हवा से CO2 को ले और उसको ऑक्सीजन में बदल दे. तो सबसे बड़ा कारण तो है पेड़ों की कटाई. इसकी वजह से हवा में CO2 बढ़ता जा रहा है. और क्या कारण? लॉट ऑफ रीजन. यस प्रिंस, टेल मी विच आर दोज लॉट ऑफ रीजंस. फ्यूल बर्निंग, ऑब्वियसली फ्यूल बर्निंग, या मैं ये कह सकती हूँ कंबशन. पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोयला का यूज बढ़ता चला जा रहा है, वो मतलब कंबशन बढ़ता चला जा रहा है, तो हवा में CO2 बढ़ता जा रहा है. सो दूसरा बड़ा कारण. और तीसरा सबसे बड़ा कारण है रेस्पिरेशन. यस, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो जितनी जनता बढ़ेगी सांस लेगी कि नहीं? तो सांस लेगी तो हवा में CO2 बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है ना. इनफैक्ट बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द रूट कॉज. पेड़ भी ज्यादा इसीलिए कट रहे हैं क्योंकि जनता बढ़ रही है.
फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि जनता बढ़ रही है। तो यस, जैसे प्रिंस आपने कहा कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हवा में CO2 बढ़ता है। सारे कारणों को अगर हम समेट लें तो इन 3 ही कारण है जिसकी वजह से हवा में CO2 बढ़ रहा है। पेड़ों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीज्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और इन तीनों कारणों से हवा में CO2 बढ़ता जा रहा है। यस, वेरी गुड आफ्टरनून विकास 4439। यस मिलन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। यस प्रगति, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। तो फॉसिल फ्यूल वाला पॉइंट अपना कंबशन में आ गया। कंबशन में क्या हो रहा है? फॉसिल फ्यूल ही तो जल रहा है। आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, आप कोयले की बात कर रहे हो, आप नेचुरल गैस की बात कर रहे हो। यस, वेरी गुड आफ्टरनून अब्दुल। ह्यूमन कॉज इज द मेन रीजन, ह्यूमन इज द मेन रीजन। बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द मेन रीजन। आप सारे कारणों को ढूंढ लो, जितने भी रीजंस है हवा में CO2 बढ़ने के, वो सारे कारण आपके यहां समा गए 3 पॉइंट में। एक तो डिफोरेस्टेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग कंबशन। क्लियर? तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हवा में CO2 बढ़ रहा है। CO2 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेड़ कट गए। तो मेन पेड़ों का महत्व क्या है भाई? ये तो महत्व है ही, हमें ऑक्सीजन मिलता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट महत्व ये है, सिर्फ पेड़ एक ऐसा फैक्टर है विच जो हवा से CO2 को लेता है और ऑक्सीजन में बदल देता है। दिस इज द रीजन जो पेड़ होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जैसे जैसे ये पेड़ कट गए, हमारी साइकिल टूट गई, साइकिल टूट गई, CO2 बढ़ता जा रहा है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको कारण समझ में आ गया ग्लोबल वार्मिंग का। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग? अब आप मुझे सॉल्यूशन बता दो, हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए? यस रिप्लाई फास्ट। टू switch on natural gases as fuel, okay। फॉसिल फ्यूल की जगह नेचुरल गैस का यूज बढ़ जाए, ओके। और क्या क्या कारण है? एफॉरेस्टेशन, यस वेरी गुड प्रिंस। जंगल, पेड़ ज्यादा से ज्यादा हम लगाएं। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, तो ये लगा दे पेड़, ये लग गए पेड़, तो जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे ये लेंगे हवा से CO2 और इसको ऑक्सीजन में बदल देंगे। दिस इज द नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यस, पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। अब समझ में आ गया? यस ललिता, क्लियर है ना? एफॉरेस्टेशन एंड टू ईट वेजिटेरियन फूड। प्रिंस, वेजिटेरियन फूड खाने से ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल हो जाएगा? जरा एक्सप्लेन करेंगे इसको? हाँ, वेजिटेरियन फूड खाने से ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल होगी? एक्सप्लेन दिस पॉइंट। भाई आपके आंसर आ रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट शुड कम विथ लॉजिक। मैम, ईटिंग नॉनवेज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन ग्लोबल वार्मिंग। पॉपुलेशन कंट्रोल, यस पॉपुलेशन कंट्रोल इज द वन सॉल्यूशन, वो रूट सॉल्यूशन है। पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉसिल फ्यूल का डिमांड कम। यस प्रिंस, आई हैव रेड दिस समवेयर, ओके। वेजिटेरियन फूड, तो लिंक करिए इसको। ट्राई टू यूज मोर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, यस। आप ये जो बोल, यस एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और यस प्रगति, यूज रिन्यूएबल एनर्जी, ईटिंग नॉन वेज रिड्यूसेस सम पॉपुलेशन। यस, यूज सोलर व्हीकल्स, यस। इसका मतलब
कुल मिला के ये है। हम अब देखो ये जो सारे पॉइंट्स आप बोल रहे हो उसको मिला के यही 3 पॉइंट में समेट दें। देखो ग्लोबल वार्मिंग का 3 कारण क्या था? पेड़ों की कटाई, तो पेड़ लगा दो। बढ़ती जनसंख्या, तो जनसंख्या घटा दो, पॉपुलेशन कंट्रोल। कंबशन बढ़ रहा है इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो कंबशन को घटा दो। तो कंबशन हम कैसे घटाएंगे? बाय रिलाइंग ऑन दी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपके जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो इसी 3 में कन्फाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर। यस, जंगलों में आग लग जाती है, वो तो बहुत बड़ा कारण है। हवा में क्या होगा? आग लग गई तो CO2 बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाता है। यस, तो वो भी कंबशन वाले पॉइंट में ही आ गया अपना, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं यूज ऑफ CO2, पर हमने यहीं पे साथ में ये भी डिस्कस कर लिया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है ना? ठीक है। देखो आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो चीजों को जोड़ते जोड़ते आप खुद आंसर पे पहुंच जाओगे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर। अब आप मुझे बताओ, आपने सुना है धरती पर आइस एज आया था, हिमयुग आया था, राइट? धरती पे आइस एज आया था, हिमयुग आया था। नाउ टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर आइस एज। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, टॉपिक से हटके है ना? लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचो ध्यान से तो आंसर आपके सामने है। अब आप मुझे बताओ व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द आइस एज ऑन अर्थ। पृथ्वी पर हिमयुग का मेन कारण क्या रहा होगा? यस मोहिनी, CO2 कम हो गया होगा। वेरी गुड। नो ग्लोबल वार्मिंग। यस हर्षित, नो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ, हाँ वो तो ठीक है। मैं ये पूछ रही हूं आइस एज, हिमयुग आने का क्या कारण रहा होगा? यस, व्हाई अदर स्टूडेंट्स आर नॉट आंसरिंग? हिमयुग, धरती पर हिमयुग आने का क्या कारण रहा होगा? यस, रिप्लाई फास्ट। नो आइडिया ललिता। यस प्रिया, लेस ऑफ सनलाइट, सूरज कम हो गया, सूरज की रोशनी कम हो गई। रैपिड डिक्रीज इन द टेम्परेचर। यस मिलन, वो तो मैं खुद ही कह रही हूं कि टेम्परेचर घट गया तभी तो आइस एज आएगा। व्हाट इज द रीजन? यस ऋतिक, टेम्परेचर वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ यही तो पूछ रही हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया? ओके, यस अदर आंसर्स, जल्दी जल्दी सब जने आंसर करिए। यस विकास, ऑक्सीजन कम हो गया होगा। ओके, यस यस। यस अदर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। अरे इतना तो टफ क्वेश्चन ही नहीं पूछा जितना आप लोग सोच रहे हो, और बाकी लोग गूगल कर रहे हैं। आंसर लेट आए इसका मतलब वो गूगल कर रहे हैं। अभी तक जो आंसर्स आए उसमें 1 आंसर इज करेक्ट, ओनली 1 स्टूडेंट हैज आंसर करेक्टली। यस अदर स्टूडेंट्स, व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग? मैंने पूछा धरती पे हिमयुग का क्या कारण रहा होगा। यस ओम, अभिषेक, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? यस अब्दुल, ऑक्सीजन कम हो गया होगा, CO2 बढ़ गया होगा।
अब्दुल वो कंडीशन तो आज है, CO2 तो अभी बढ़ा हुआ है, डिक्रीज इन CO2। यस यस अभिषेक, यस मोहिनी, आपका आंसर बिल्कुल सही था, ऑक्सीजन कम हो गया होगा। और प्रिया आपका भी आंसर सही है, लेस ऑफ सनलाइट। यस प्रिंस मैम, एयर सर्कुलेशन एंड ओशियनिक हीट, ये आंसर सामने है, इट इज हियर। हवा में CO2 बढ़ा तो तापमान बढ़ गया, हवा में CO2 घटा तो तापमान घट गया, सीधी सी बात है। CO2 बढ़ने से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो CO2 कम कर दो तो टेम्परेचर घटेगा कि नहीं। और अब आप मुझे बताओ, हवा के अंदर CO2 कम कब हो जाएगा? हवा में CO2 कम कब हो जाएगा? यस, हवा में CO2 कम कब हो जाएगा, किस सिचुएशन में हो जाएगा? जब प्लांट्स ज्यादा हो जाएंगे। वेरी गुड प्रिंस, सीधी सी बात है। यस हर्षित, जब पौधे ज्यादा हो जाएंगे। आगे समझ में, चीजों को जोड़ो, आप खुद आंसर पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब पेड़ जरूरी है, पर इतना ज्यादा प्यार भी नहीं है पेड़ों से कि बहुत सारे पेड़ हो जाए। यस यस मोहिनी, जब फॉरेस्ट ज्यादा हो जाएंगे, अगर हद से ज्यादा धरती पर पेड़ हो गए तो ये हवा से CO2 लेते जाएंगे, सबको ऑक्सीजन में बदल देंगे, तो हवा में CO2 का रेशियो कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हवा में CO2 का रेशियो कम होगा, तापमान कम हो जाएगा और पूरी धरती बर्फ से ढक जाएगी। इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये साइकिल किसी भी तरह से अगर इफेक्ट होती है तो उसका असर हम पे आएगा। आ गया समझ में? ठीक है, अगर ये साइकिल ऐसे ज्यादा चल रही है, ठीक है, तो ये फेज है ग्लोबल वार्मिंग का, तापमान बढ़ रहा है। लेकिन अगर यही साइकिल ऐसे ज्यादा चल दे तो धरती पे क्या आ जाएगा? आइस एज। इसीलिए मैंने कहा ये गैस का कंपोजिशन जो है वो फिक्स रहना चाहिए, अगर उसमें थोड़ा भी कुछ चेंज आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज द रीजन एटमॉस्फेयर शुड रिमेन फिक्स, क्योंकि हवा में CO2 की मात्रा कितनी है वो ये डिसाइड करेगा टेम्परेचर, धरती का एवरेज टेम्परेचर कितना है। तो ये चीज क्लियर हो गया? यस प्रिंस मैम, it's expected to rise almost 2 degrees Celsius by the end of the century. Yes, not by the end of century, before that. Before that we will reach this target. आप सही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत वार्मिंग हो रहा है, राइट? जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल का यूज शुरू किया, या हम ये कह सकते हैं जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ब्रिटिश पीरियड, राइट, जब से इंडस्ट्री शुरू हुई तब से आज तक धरती का कितना तापमान बढ़ गया होगा? एनी आइडिया? एनी आइडिया? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट NCRTs, it is mentioned in the 11th class book. Yes, yes Prince. एक्चुअल में क्या है ना, जो यूज ऑफ CO2 है उसका रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। ऑलमोस्ट 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है शुरू, जब से हमने पेट्रोल का यूज करना शुरू किया, क्रूड ऑयल का यूज करना शुरू किया, तब से आज तक, कैन यू टेल मी अभी तक कितना CO2 बढ़ गया होगा? कितना CO2 नहीं, कितना टेम्परेचर बढ़ गया होगा? इतना आज हम चिल्ला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरा अर्थ गर्म हो रही है, तो कितना गर्म हो गया?
हाँ, कितने डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया होगा आपके हिसाब से, बिना गूगल करे बताओ। यस, अभी एक आंसर आया है 6 डिग्री सेल्सियस। आज थोड़ा हल्का ब्लर दिख रहा है कैमरे में, है ना? आई थिंक इसमें मॉइस्चर आ गया है। यस, प्लीज रिप्लाई फास्ट। अभी तक धरती का ऑन एन एवरेज कितना टेम्परेचर बढ़ गया होगा? यस हर्षित, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके मोहिनी, नो आइडिया। यस हर्षित, योर आंसर इज करेक्ट। टिल नाउ 6 डिग्री नहीं प्रिंस, आप ऊपर खुद ही लिख रहे हो इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, और सेकेंड लाइन में ही आपने लिख दिया कि अभी तक 6 डिग्री तापमान बढ़ गया। आपके ही दोनों आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक ऑन एन एवरेज धरती का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है, तो हालत ये हो रही है। तो जिस दिन 2 डिग्री तक पूरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो धरती पे जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे। पिघल के पानी कहाँ आएगा? सागर में। तो सागर का लेवल बढ़ेगा, सागर का लेवल बढ़ेगा तो सागर के किनारे जितने भी शहर हैं वो डूब जाएंगे। जो आइलैंड्स हैं, जो कम ऊंचाई पर आइलैंड्स हैं, वो डूब जाएंगे। सागर के अंदर साइक्लोन्स का खतरा बढ़ जाएगा। कहीं सूखा पड़ेगा तो बहुत सूखा, कहीं बारिश होगी तो बहुत बारिश। आप देख रहे हो पिछले 10-15 साल का ट्रेंड, या तो बारिश होगी नहीं, 2-3 साल सूखा, और अगर बारिश होगी तो होती चली जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रही हैं, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। यस हर्षित, मुंबई डूब रहा है। यस यस, डूब रहा है। आप ये देखो मुंबई में आजकल कितनी भारी बारिश होती है, ठीक है ना? लेकिन ये चेंजेस इतने स्लो होते हैं, हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। कंक्लूजन इज दैट दुनिया खत्म। यस मोहिनी मैम, आई हैव आंसर्ड इन रेफरेंस विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप in 15th century. Yes prince, even I am asking in reference to that industrialization only. क्योंकि जब हम धरती के तापमान की बात करते हैं तो आप सिर्फ यूरोप की बात नहीं करोगे, हम बात करेंगे पूरी धरती की। तो अप टिल नाउ एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ा है पूरी धरती का वो है 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है ना? तो चलिए, यहां पे हमें CO2 फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिल रहा है? खाना। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिख लिए। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ द गैसेस। देखो हम डिस्कस तो ये कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे पास जो भी इंटरलिंक्ड पॉइंट्स आ रहे हैं उसको भी हम साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, दिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना मैम? इंडोनेशिया हैव टू चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू न्यूसेंतरा बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग ऑफ इट्स कैपिटल, फियर ऑफ द सबमर्जेंस। यस प्रिंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड दिस फियर इज नॉट ओनली इन इंडोनेशिया बट ऑल द आइलैंड्स, स्पेसिफिकली जो पैसिफिक ओशन में जितने भी आइलैंड है, ठीक है ना? मॉरिशियस है, मालदीव्स है, ये तो देश हैं, कंट्री हैं। तो कंट्री का कंट्री डूबने की कगार पर है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, देश के देश डूब जाएंगे। तो अभी बड़ा चैलेंज हमारे सामने आएगा, रिहैबिलिटेशन। आप एक देश को ले जाके कौन से जगह पे ले जाके उनको बसाओगे? कुछ ना कुछ तो प्रोविजन करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए, तो हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे CO2, इंपॉर्टेंस ऑफ द CO2 गैस। तो भाई फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना मिल रहा है,
पौधा अपने लिए खाना बनाए या पौधा खाना बना के रख दे जिसको हम खाते हैं, सारे लिविंग बीइंग्स दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। और प्लांट्स खाना बनाने के लिए किस पर निर्भर करता है? CO2 गैस पर निर्भर करता है। सो राइट फर्स्ट पॉइंट ऑफ CO2 गैस, it is a source of food for the living beings। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यह गैस जीवों के लिए, यह गैस जीवों के लिए खाने का स्रोत है। इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग बीइंग्स। ये जीवों के लिए खाने का स्रोत है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है CO2 का? एक तो खाने का स्रोत हो गया, और क्या इंपॉर्टेंस है CO2 गैस का? What is the other importance of the CO2 gas? Yes? टेम्परेचर। यस, वेरी गुड मोहिनी, टेम्परेचर। देखिए अभी इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे CO2 बढ़ रहा है, यस बैलेंस बनाता है, यस ललिता। इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे जैसे CO2 बढ़ रहा है तापमान बढ़ रहा है, और अगर CO2 घट रहा है तो तापमान घट रहा है, राइट? ऐसा क्यों? व्हाई इज इट हैपनिंग? CO2 बढ़ने से ये तो समझ में आ गया, CO2 बढ़ रहा है तापमान बढ़ रहा है, CO2 घट रहा है तो तापमान घट रहा है। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? यस, CO2 के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, CO2 के घटने से तापमान घट रहा है, ऐसा क्यों? मैम CO2 इज अ हॉट गैस। CO2 एक गर्म गैस है। ओके, यस, एनी अदर आंसर? प्लीज रिप्लाई फास्ट। CO2 बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, CO2 घट रहा है, तापमान घट रहा है। इसका मतलब धरती के टेम्परेचर को कौन सी गैस रेगुलेट कर रही है? नाइट्रोजन नहीं करती, ऑक्सीजन नहीं करती, कौन सी गैस करती है? CO2। लेकिन कैसे कैसे CO2 के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है? यस, वेरी गुड रविशंकर। CO2 ट्रैप्स सनलाइट, ये सूरज से आने वाली रोशनी को ट्रैप कर लेती है। ओके, एनी अदर आंसर? सूरज दिख रहा है कि नहीं आपको? सूरज बादलों में ढक गया। सूरज, ठीक है। धूप जब आती है तो एक किरण बंडल है बहुत सारी किरणों का। यस प्रगति मैम, वीडियो ब्लर आ रहा है बहुत, या नेटवर्क इश्यू है? मैं प्रगति देखो, जितना मुझे पता है मे बी ये भी बारिश हुई है तो कैमरे में मॉइस्चर आ गया है, दैट इज द रीजन।
ये थोड़ी देर चलता रहेगा, गर्म हो जाएगा ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसा पहले एक बार हुआ था, इसीलिए मुझे थोड़ा आइडिया है। अगर नेट का इश्यू होता तो शायद वीडियो रुकता। ओके, ये 2-3 दिन से लगातार बारिश हुई है ना, तो कैमरे में मॉइस्चर आ गया है। ये चलते चलते जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा, बादल छट जाएंगे। सूरज से जो किरण आ रही है, एक किरण बंडल है बहुत सारी किरणों का। ठीक है, आपने अलग अलग रेडिएशंस के नाम सुने हैं। एक किरण बंडल है बहुत सारी रेडिएशंस का। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। और मुझे ऐसे लग रहा है कैमरे में शायद ऊपर नहीं दिख रहा लेकिन नीचे दिख रहा है। यस, नीचे क्लियर दिख रहा है ना, ऊपर ब्लर दिख रहा है। यस ललिता, हाँ ये मॉइस्चर की वजह से है। ठीक है ना, दिस इज आवर अर्थ सरफेस, ये पृथ्वी की सतह है। ठीक है ना, सूरज से आने वाली किरण, ये सौरभ ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। हाँ, ये मॉइस्चर की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, अभी ये कैमरा थोड़ी देर चलेगा, 2-3 घंटे, तब गर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलती भी जा रही हूँ, आप मेरी यू जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस। ठीक है ना, देखो सूरज से जो किरण आ रही है बंडल है रेडिएशंस का। क्या क्या आ रहा है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, राइट। इंफ्रा विजिबल लाइट के बाद इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज के बाद माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। ये सब नाम आपने सुने हैं ना, सारे नाम आपने सुने हैं। ठीक है ना, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, ये सारे उस किरण के अंदर होते हैं। सूरज से आने वाली एक किरण बंडल है इतनी सारी रेडिएशंस का। क्लियर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? कैसे गामा रे एक्स रे से अलग है, कैसे यूवी रे विजिबल लाइट से अलग है, क्या अंतर है इनमें आपस में? ये सब नाम तो आपने सुन रखे हैं, है ना? यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज रेडिएशंस? इन रेडिएशंस में क्या क्या अंतर है? यस, प्लीज रिप्लाई फास्ट। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है। ओके मोहिनी। यस सुप्रिया, डिफरेंस इन द वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ में अंतर होता है। यस रविशंकर, डिफरेंस इन द वेवलेंथ। ये जो भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बोल रहे हैं ये सब साइंस स्टूडेंट्स हैं। यस रविशंकर, बेसिक डिफरेंस इज एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस। यस अभिषेक, बेसिक अंतर है ऊर्जा का। किरण का वो हिस्सा जिस जगह एनर्जी सबसे ज्यादा है उसी को गामा रे कहते हैं। उससे कम ऊर्जा वाला जो क्षेत्र है हम उसी को एक्सरे कहते हैं। उसी से कम ऊर्जा वाली जो किरण है उसी को अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। उसी से कम ऊर्जा वाली जो लाइट है उसी को विजिबल लाइट कहते हैं।
और जहां सबसे कम एनर्जी वाली वेव है उसी को रेडियो वेव कहते हैं। मेन चीज है एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी किस रूप में चलती है? वेव के रूप में। तो जब आपने कहा डिफरेंस है किसका? फ्रीक्वेंसी का। डिफरेंस है किसका? वेवलेंथ का। यस, तो ये जो ऑर्डर में मैंने लिखा है, किस ऑर्डर में लिखा है? एनर्जी। यहां ऊर्जा सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं एनर्जी घटती चली जा रही है। तो रेडियो वेव्स की ऊर्जा सबसे कम होती, रेडियो वेव का एनर्जी सबसे कम होता है। क्लियर है? ठीक है। अब इसी को एनर्जी को आप फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर सकते हो, वेवलेंथ से। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, देखो वेव कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थोड़ा आगे चले इसकी फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ बढ़ गई। थोड़ा आगे चले इनकी वेवलेंथ और बढ़ गई, थोड़ा आगे चले वेवलेंथ और बढ़ गई। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ तो और बढ़ गया। ऐसे ऐसे ये एक बैंड है वेव्स का, एक किरण जो सूरज से आती है। तो वो हिस्सा जिस जगह पर एनर्जी ज्यादा कहाँ होगी? जहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और एनर्जी कम कहाँ होगी? जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी या वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है ना? या एनर्जी जहाँ ज्यादा होती है कहाँ? जहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकते हैं तो आप आंसर कर सकते हो। यही क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से किस तरंग की वेवलेंथ अधिक होती है। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो एनर्जी घटती जा रही है। एनर्जी कम मतलब फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ बढ़ रहा है। ठीक है ना? अब देखिए, आपको याद है हमने किया था अर्थ को मेनली हार्मफुल सोलर रेडिएशन से कौन बचाता है? अर्थ को मेनली हार्मफुल हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन से कौन बचाता है? यस, प्लीज आंसर फास्ट। यस, धरती को मेनली हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन से कौन बचाता है? यस हर्षिता, ओजोन लेयर। यस अभिषेक, ओजोन। यस रविशंकर, ओजोन। यस प्रगति, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड, भूल गए? किया था ना मैग्नेटिक फील्ड। यस मोहिनी, अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर हाई एनर्जी सोलर रेडिएशंस को धरती पर नहीं आने देता। यस सौरभ, मैग्नेटोस्फेयर ये गामा रेज एक्स रेज को डेविएट कर देता है, इसलिए धरती पे आती ही नहीं है। फिर क्या आया? अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट जब आती है धरती पे, इसको कौन रोक रहा है? ओजोन गैस। ठीक है ना? तो फिर यानी ये तीनों गामा रे, एक्सरे, यूवी रेज ये धरती पर नहीं आती है। यानी हाई एनर्जी की किरणें तो रुक गई, इसीलिए तो धरती ठंडी है, हमने डिस्कस किया था। तो यानी मेनली धरती पर कौन सी लाइट आ रही है? विजिबल लाइट, ये पहुंचती है धरती पे। एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई गैस नहीं है जो विजिबल लाइट को रोके। और इसको विजिबल लाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ यही चीज है जो हमारी आंखें देख सकती है। हम एक्सरे को नहीं देख सकते, हम माइक्रोवेव्स को नहीं देख सकते, हम रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते। तो लाइट का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसी को हम विजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, कोई भी चीज गर्म कब होगी? जब इस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो, अवशोषण हो। अगर ये किरण ऐसे के ऐसे टकरा के वापस से लौट जाए तो कोई भी चीज गर्म नहीं होगी। तो जरूरी क्या है? एब्जॉर्प्शन होना। ठीक है? और हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई गैस नहीं है
जिसकी वजह से विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन हो। इसलिए ध्यान रखना, धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो सूरज से आने वाली किरण से गर्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई गैस ही नहीं है जो कि इसको एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? तो ये रेडिएशंस कहाँ पहुंचेगी? पृथ्वी की सतह पे, और धरती इसको एब्जॉर्ब करती है। और जैसे ही धरती इस किरण को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्प्शन मतलब हीटिंग, धरती गर्म हो जाती है। और कोई भी चीज जब गर्म होगी तो उससे हीट वेव्स निकलना शुरू हो जाएगी। तो जब धरती गर्म हो जाएगी, अब इससे हीट एनर्जी निकलना शुरू हो गई। लेकिन ये धरती से निकलने वाली किरण की एनर्जी इस वाली किरण से तो कम होगी, ठीक है ना भाई? जो आने वाली किरण है इसकी एनर्जी ज्यादा, और धरती से जाने वाली किरण इसकी एनर्जी लो होगी, ठीक है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर अभी गर्म नहीं हुआ है। क्या गर्म हुआ है? अभी सिर्फ धरती गर्म हुई है। एटमॉस्फेयर गर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर में जो किरण आ रही है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हवा में कोई गैस नहीं है। ये किरण सीधी धरती पे पहुंचती है, धरती इसको गर्म करती है, धरती गर्म इसको एब्जॉर्ब करती है, इसलिए धरती गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो इससे रेडिएशंस निकलना शुरू होगी। सो ये जो धरती से निकलने वाली ऊर्जा है, हीट है, इसकी एनर्जी आने वाली रेडिएशन से कम है। सो विजिबल लाइट से कम एनर्जी वाली रेडिएशन का नाम हमने क्या रखा? इंफ्रारेड। तो इस एनर्जी, ये जो धरती से निकल रही हैं वो किरणें कौन सी हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा शरीर भी, बॉडी जब गर्म हो जाता है तो धरती से एक वेव्स निकलती हैं। ये वेव्स कौन सी हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन ये होती है, ठीक है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछे, धरती से निकलने वाली रेडिएशंस कौन सी हैं? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्लियर? तो देखिए, कुछ गैस की प्रॉपर्टी होती है, वो पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करता है। जैसे ओजोन गैस का प्रॉपर्टी था, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ऐसे ही ये CO2 गैस का प्रॉपर्टी है, ये इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है। इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है, चाहे ऊपर से आए वो, और जो धरती से जा रही हैं वो तो 100% इंफ्रारेड रेडिएशंस है। तो धरती से जैसे ही इंफ्रारेड को निकली, CO2 ने इसको एब्जॉर्ब किया, और जैसे ही CO2 ने इसको एब्जॉर्ब किया, हवा गर्म हुई। इसका मतलब हवा गर्म किस वजह से हो रही है? सूरज से आने वाली किरण से हवा गर्म नहीं होती, पृथ्वी से जाने वाली किरण से हवा गर्म होती है। ये चीज क्लियर है? इसका मतलब पहले क्या गर्म होता है? धरती। बाद में क्या गर्म होती है? हवा। और इस चीज को आप अभी सर्दियों में बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इस समय टाइम हो रहा है 1 बजे के आसपास, राइट? आप अभी बाहर जाओ, आपको हवा ठंडी लगेगी, है ना? अभी हवा गर्म नहीं हुई। आप धरती को छुओ बाहर जाकर के, धरती थोड़ी थोड़ी गर्म लगेगी जहां धूप आ रही है, लेकिन हवा ठंडी लगती है। और 3-4 बजते बजते जा करके तब हवा में थोड़ी गर्माहट आती है। यानी पहले क्या गर्म होती है? धरती। फिर क्या गर्म होती है? हवा। यानी हवा के गर्म होने का सोर्स सूरज नहीं है, हवा के गर्म होने का सोर्स क्या है? धरती। अच्छा, अब कैमरा साफ हो रहा है ना? अब दिखने लग गया ऊपर? क्लियर हो गया ना अभी? वो मेनली मॉइस्चर की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा था। यस,
ठीक है ना? तो अब ये चीज आपको क्लियर हुआ, यानी पृथ्वी का वायुमंडल सूरज से आने वाली किरण से गर्म नहीं होता। धरती क्या, कैमरा भी गर्म हो गया ना, इसीलिए इवेपोरेशन हो गया और मॉइस्चर कम हो गया कैमरे में, सूरज भी दिखने लग गया। दोपहर हो रही है ना, 3-4 बजते बजते और गर्म हो जाएगा। इसका मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली किरण से गर्म नहीं होता, पृथ्वी से जाने वाली किरण से गर्म होता है। ठीक है ना? और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैन यू टेल मी, कैन यू नेम इट? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली किरण से गर्म नहीं होता, धरती से जाने वाली किरण से गर्म होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एनी आइडिया? यस, दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है? अगर देखो, सूरज से आने वाली किरण से ही अगर हवा गर्म हो जाती तब तो कह देते ना नॉर्मल हीटिंग हो रही है। तो हीटिंग क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि नॉर्मल हीटिंग नहीं हो रही, एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली किरण से गर्म नहीं हो रहा। किससे गर्म हो रहा है? पृथ्वी से जाने वाली किरण से गर्म होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? यहाँ क्या चीज ग्रीन ग्रीन हो रहा है? कुछ भी तो ग्रीन नहीं है। सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट ग्रीन हाउस इफेक्ट? हम इसको हरित ग्रह प्रभाव क्यों कहते हैं? देखो, हम जब खेती करते हैं, व्हेन वी डू एग्रीकल्चर, तो फसल उगाने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। मान लो आप गेहूं उगा रहे हो, टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री। आप चावल उगा रहे हो, टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है ना? तो भाई हम क्या करते हैं, सर्दी आ गई गेहूं लगा दिया, गर्मी आ गई तो चावल लगा दिया, यही काम करते हैं, है कि नहीं? ठीक है। चलो अब चलते हैं हिल स्टेशंस पर, नैनीताल, मसूरी, शिमला। यहां पर क्या है भाई? यहां पूरे साल टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर बढ़ता ही नहीं है। तो यहां के लोग खेती कैसे करते हैं? यहां क्या होता है? तो आप कभी पहाड़ी इलाके पे गए हो तो वहां देखिएगा बड़े बड़े कांच के घर बने होते। जरूरी नहीं है हरे घर हो, कांच के होते हैं। ये बड़े बड़े कांच के घर चारों तरफ से पैक होते हैं। ये कांच का घर क्या काम करता है? जब धूप आती है तो धूप आते वक्त इसकी एनर्जी ज्यादा है, वो कांच को भेद करके धूप अंदर घुस गई। अब जाते वक्त इसकी एनर्जी कम हो गई, तो वो कांच को भेद करके वापस बाहर नहीं आ पाती, वो हीट एनर्जी अंदर ही ट्रैप हो जाती है और इस वजह से उस घर का तापमान बढ़ जाता है, आ गया 25 से 30 डिग्री। अब उस घर के अंदर वो लोग सब्जियां उगाते हैं, खेती करते हैं, जो भी करना हो वो करते हैं। ठीक है, इसलिए उस घर को ग्रीन हाउस कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि वो हरा होता है, इसलिए क्योंकि वहां पर खेती की जाती है, सब्जी पौधे फूल जो उगाना हो वो उस घर में उगाया जाता है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं पूरी धरती के लिए CO2 उस घर का काम कर रहा है, पूरी धरती के लिए।
आते वक्त तो ये धूप को अंदर आने दे रहा है, जाते वक्त क्या किया इसने, इसको रोक लिया, जाने नहीं दिया, ट्रैप हो गई। आपने कहा था ना सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, जाने नहीं दिया, और इस वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो CO2 कहीं ना कहीं पूरी धरती के लिए उस ग्रीन हाउस का काम करता है, इसलिए इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। इज दिस क्लियर? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? यस ललिता, जितना टेम्परेचर आता है उतना वापस जाता नहीं है। देखो अल्टीमेटली जितना टेम्परेचर आ रहा है, अल्टीमेटली तो वापस सारी एनर्जी स्पेस में ही जाती है, लेकिन एकदम नहीं जाता, बहुत धीरे धीरे जाता है, इसलिए धरती गर्म रहती है। आ गया समझ में? ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गर्मियों में आप जब बाहर कार को पार्क कर देते हो सारे शीशे चढ़ा करके, तो गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है कि नहीं? क्यों गर्म हो गई? क्योंकि आपने उसको पैक कर दिया, चारों तरफ शीशे चढ़ा दिए, तो धूप अंदर तो जा रही है लेकिन अंदर से वापस बाहर नहीं आ पा रही, तो कार बहुत ज्यादा गर्म हो गई। और कार के बगल में ऑटो खड़ा है, ऑटो तो इतना गर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑटो खुला है, जितना हीट आ रहा है उतना जा भी रहा है, तो ऑटो इतना गर्म नहीं होता है ना। तो अब समझ में आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इज इट क्लियर? यस प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ओके ओके ओके। अब देखो हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, हिल स्टेशंस पर टेम्परेचर कम रहता है, ऐसा क्यों? नाउ यू आंसर। यस ओके हर्षिता, सुरभि, रवि, टेल मी। ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम क्यों हो जाता है? व्हाई द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड्स? जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान कम क्यों हो जाता है? अब सूरज के ऊपर के बादल भी छट गए, सूरज भी साफ दिखाई दे रहा है ना? ऊंचाई पे जाने पर तापमान कम क्यों हो जाता है? वाई दैट, सीधा सीधा यही क्वेश्चन आ जाएगा, वाई द टेम्परेचर इज लो एट द हिल स्टेशंस? यस, why the temperature is low at the hill stations? Reply fast. ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम क्यों रहता है? यस ललिता, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर हो, यस एयर कॉलम की लेंथ कम हो जाती है। ओके बेटा मोहिनी, एयर कॉलम के लेंथ का रिलेशन प्रेशर से था, टेम्परेचर से नहीं। हमने क्या कहा था? प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? वजन पे, वजन पे, राइट? वजन, कॉलम का हाइट कम हो गया तो वेट कम हो गई, वजन कम तो प्रेशर कम। क्लियर है? ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्रेशर। यस रवि, क्या प्रेशर कम होने से तापमान कम हो जाएगा? नो no. मैंने क्या कहा था? प्रेशर का रिलेशन कॉलम की वजन से है। हाँ हम ये कह सकते हैं
तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, वजन कम हो जाता है। लेकिन प्रेशर कम होने की वजह से तापमान कम नहीं होता। अभी गर्मियों में आपको याद है हमने डिस्कस किया था, गर्मी में बाहर प्रेशर लो हो रहता है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी लो रहता है। समर्स हमने डिस्कस किया था, गर्मियों में जब 50 डिग्री तापमान है तो बाहर प्रेशर कैसा है, लो है। अगर आप कह रहे हैं कि प्रेशर घटने से तापमान घटता है, तो फिर तो रेगिस्तान का तापमान भी घट जाना चाहिए जून के महीने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, और बहुत ही लॉजिकल हैं। ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम क्यों हो रहा है, आंसर आपके सामने है। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ रही मैं, रिलेटेड टू द टॉपिक ओनली। ये बना दिया पहाड़, अब बता दो। यस अभिषेक, जो रिटर्न वेव्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है हाइट पे, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंफ्रारेड रेज कम होती हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई हवा, हवा जो है, हवा किससे गर्म हो रही है, एयर किससे, धरती से जाने वाली रेडिएशन से ही तो गर्म हो रही है। तो आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे ये इंफ्रारेड भी कम हो जाएगी, CO2 भी कम हो जाएगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो रहा है। CO2 इज अ हैवी गैस, पृथ्वी की सतह के पास ज्यादा मिलती है, हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं गैस कम, तो रेडिएशंस भी कम। भाई जो गर्म होने का सोर्स है वो क्या है, धरती की सतह है। तो आप जैसे जैसे सतह से दूर जाते जाओगे तो तापमान कमी तो होगा, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इज दिस क्लियर? ये सब चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊपर CO2 भी कम, इंफ्रारेड भी कम, और इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है। क्लियर है ना? अब आपको समझ में आया CO2 का रिलेशन ग्लोबल वार्मिंग और आइस एज से। अब समझ में आया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CO2। हम कह रहे हैं CO2 बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना हवा में CO2 बढ़ेगा उतना इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और जितना इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा धरती का तापमान बढ़ेगा। दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए CO2 बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। और CO2 हवा में कम होगा तो ग्रीन इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो हवा गर्म ही नहीं होगी। तो जैसे जैसे हवा का तापमान घटेगा पूरी धरती बर्फ से ढक जाएगी, आइस एज आ जाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो CO2 क्या डिसाइड कर रहा है, तापमान कितना रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने बोले मिला के एक लाइन में मैं कहूं तो मैं ये कह सकती हूं CO2 गैस धरती के तापमान को नियंत्रित करती है, राइट? CO2 गैस कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो अब देखिए, अगर हवा में CO2 नहीं होता तो क्या होता? तो भाई अगर हवा में CO2 नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। धरती से जो अगर हवा में CO2 नहीं होता तो क्या होता? यस, कैन यू टेल मी? मैं कह दूं हवा में CO2 है ही नहीं, 0% है। अब बताओ CO2 फिर क्या होगा? टेम्परेचर तो कम होगा। क्या दिन में भी टेम्परेचर कम रहेगा?
यस, देखिए क्या हो रहा है, अगर हवा में CO2 नहीं होता, यस यस, अगर हवा में CO2 नहीं होता तो देखो, हवा गर्म नहीं होती कोई बात नहीं, पर धरती तो गर्म होती, धरती तो गर्म होती ना, क्योंकि धरती तो चीजों को एब्जॉर्ब करेगी, किरण को। समझ आया? तो अगर हवा में CO2 नहीं होता, विजिबल लाइट तो आती, धरती तो किरण को एब्जॉर्ब करती, तो धरती तो गर्म होती, लेकिन हवा गर्म नहीं होती। अब जैसे ही आ गई रात, और रात आते ही क्या हुआ, ये धरती क्या पूरे दिन जब सूरज की किरण को एब्जॉर्ब करती है तो दिन भर और रात भर धरती से इंफ्रारेड निकलती रहती है, पूरी रात धीरे 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 ये जितना भी इसने एब्जॉर्ब किया निकलता रहता है, ठीक है ना। सो अगर हवा में CO2 नहीं होता तो रात में निकलने वाली ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को कोई रोकने वाला नहीं होता, और ये सारी एनर्जी स्पेस में चली जाती। तो रात के समय धरती का तापमान -20 से -30 डिग्री तक पहुंच जाता, और इतने कम तापमान पे क्या होता, सोचो, अगर आज रात को तापमान -20 से -30 हो जाए तो क्या होगा, सोचिए, इमेजिन करिए, आज रात को तापमान हो जाए तो क्या होगा, स्नोफॉल होगा। यस मोहिनी, स्नोफॉल होगा। और अगर आज रात को तापमान -20 से -30 हो जाए तो क्या होगा, इतना सोच रहे हो रिप्लाई करने के लिए, इतना तो टफ क्वेश्चन ही नहीं पूछा मैंने। हाँ, यस, फास्ट। ठंड बहुत लगती। ओके ओके योग, ठंड बहुत लगती। अरे धरती पे लाइफ ही खत्म हो जाती, क्या हम जी सकते हैं -20 डिग्री तापमान पे? -20 का मतलब समझ रहे हो, -20 से -30 डिग्री, धरती पे लाइफ खत्म हो जाती अगर हवा में CO2 नहीं होता। आइस बन जाएंगे, यस सुरभि, अब बर्फ, सब बर्फ बन जाएंगे, मॉर्निंग होगा ही नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट। आया समझ में? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 गैस। अब समझ आ गया? क्योंकि अभी हवा में CO2 है तो रात भर जो धरती से किरणें निकलती रहती है, CO2 को इसको एब्जॉर्ब करे रखता है, तो धरती को गर्म रखता है। अभी ऑन एन एवरेज रात के समय धरती का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास रहता है। मैं एवरेज की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? तो कहीं 20 होगा तो कहीं -20 होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हवा में CO2 गैस है। तो अब समझ में आ गया ना CO2 का इंपॉर्टेंस क्या है। अब समझ में आया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये धरती को गर्म रखता है, विशेषतः रात के समय। क्योंकि दिन में अगर हवा गर्म नहीं हो रही कोई बात नहीं, चल जाएगा, धरती तो गर्म होती है, लेकिन रात में तो कहीं से भी हीट नहीं आ रही। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द CO2 गैस, ठीक है ना? और ग्रीन हाउस इफेक्ट चीज अलग है, ग्लोबल वार्मिंग चीज अलग है। हाँ, हम ये कह सकते हैं excess of greenhouse effect is resulting into global warming। हरित ग्रह प्रभाव की अति होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? ओके ओके, so one more question. Tell me, okay, tell me which is the hottest planet? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है एंड वाई?
Which is the hottest planet and why it is the hottest planet? Yes, yes, you. Second planet is the hottest planet. Why? Venus. Yes, Harshita. Yes, Ravi. Your answer is correct. Why? Why it is the hottest planet? भाई सूरज के पास कौन सा ग्रह है? Yes, अभिषेक. वीनस इज नियर टू सन. सबसे पास में सूरज के वीनस है. Yes, Yug. Because CO2 concentration is higher than the first planet. Yes. Yes, yes. Very good. Yes, Ravi. Due to more concentration of CO2. Absolutely correct. Abhishek. नो मैम बट कॉन्सेंट्रेशन. यस यस कॉन्सेंट्रेशन. देखो सूरज के सबसे पास पहला ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी. और दूसरा ग्रह आता है वीनस. सेकंड प्लैनेट इज वीनस. तो वैसे लॉजिकली देखा जाना चाहिए कि सूरज के सबसे पास मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी शुड बी दी हॉटेस्ट प्लैनेट. लेकिन मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है. उसके बाद जो सबसे पास में आता है वीनस है. क्यों? क्योंकि वीनस पे CO2 बहुत ज्यादा है. आप सोचो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 0.03 है और थोड़ा सा बढ़ के 0.04 हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. थिंक अबाउट वीनस. उसके एटमॉस्फेयर में 80% से ज्यादा CO2 है. इसका मतलब जितनी एनर्जी आती है वो सारी ट्रैप हो जाती है. CO2 इतना ज्यादा है. इसलिए वीनस का हाल ये है, दिन में और रात में उसका टेम्परेचर बराबर ही रहता है. तो अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा ग्रह ऐसा है जहां दिन और रात का तापमान बराबर रहता है, तो वो वीनस है. सो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए. तो अब समझ में आ गया हिल स्टेशंस पे जाने पे टेम्परेचर कम क्यों होता है. ग्लोबल वार्मिंग, आइस एज, एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक. आपको याद दिला दूं, टॉपिक चल रहा है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ CO2. तो पहला पॉइंट तो हमने लिखा कि CO2 क्या है? खाने का स्रोत है जितने भी जीव हैं उनके लिए. तो सेकंड पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंस CO2 का क्या है? ये धरती, ये जितना भी डिस्कशन किया वो एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि ये धरती के तापमान को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है. ठीक है ना. तो ये सारे पॉइंट्स क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है, ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम क्यों होता है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इन सबको आप डिटेल में लिख लीजिए. ठीक है. अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. लिखो पहले CO2 का इंपॉर्टेंस. हम डिस्कस कर रहे हैं CO2. पहला पॉइंट आपने लिख लिया, इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग बींग्स. नेक्स्ट लिखिए, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. It regulates the temperature of earth through greenhouse effect. यह गैस हरित ग्रह प्रभाव, ये गैस हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है. यह गैस हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है. क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है,
इसको आप थोड़ा डिटेल में लिख लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, the incoming solar radiations are not absorbed the incoming solar radiations are not absorbed by the atmosphere. Therefore, it reaches Earth's surface. Therefore, it reaches Earth's surface. Earth absorbs these radiations. Earth absorbs these radiations and gets heated. It starts emitting मतलब उत्सर्जन मतलब निकलना. It starts emitting infrared radiations. Infrared radiations. These outgoing infrared radiations are absorbed by carbon dioxide gas. Therefore, atmosphere gets heated. Therefore, atmosphere gets heated. In short, Earth's atmosphere does not get heated by incoming solar radiations, but it gets heated by outgoing infrared radiations. It gets heated by outgoing infrared radiations. This effect is known as greenhouse effect. This effect is known as greenhouse effect. हरित ग्रह प्रभाव. हरित ग्रह प्रभाव सूरज से आने वाली किरणों को वायुमंडल अवशोषित नहीं करता है. इस वजह से ये किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं. इस वजह से ये किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं. पृथ्वी इन किरणों को अवशोषित करती है. पृथ्वी
इन किरणों को अवशोषित करती है और गर्म हो जाती है। अतः इससे अवरक्त किरणें विसर्जित होती हैं। पृथ्वी से निकलने वाली इन किरणों को पृथ्वी से निकलने वाली इन किरणों को वायुमंडल अवशोषित करता है और वायुमंडल गर्म हो जाता है। अतः पृथ्वी का वायुमंडल सूरज से आने वाली किरणों से नहीं, किंतु पृथ्वी से जाने वाली किरणों पृथ्वी से जाने वाली किरणों की वजह से गर्म होता है। इस प्रभाव को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। ठीक है। और ये जो धरती से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, इसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, भौमिक किरणें, तो आपको पता होना चाहिए भौमिक किरणें। भूमि की किरणें, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये हरित ग्रह प्रभाव इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये धरती के तापमान को रेगुलेट करता है। अगर CO2 नहीं होता तो रात में इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट is significant for Earth because it helps in regulating the temperature of Earth. Because it helps in regulating the temperature of Earth. Particularly, it keeps the earth warmer. It keeps the earth warmer during night. If there is no carbon dioxide gas, if there is no carbon dioxide gas in the atmosphere, then temperature of Earth during night would have been reduced to -20 to -30 degrees Celsius.
-20 to -30 degree Celsius. And at such a low temperature, at such a low temperature, life would have not been possible on Earth. Life would have not been possible on Earth. हरित ग्रह प्रभाव पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। विशेषतः रात के समय ये पृथ्वी को गर्म रखता है। यदि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, यदि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, तो रात के समय पृथ्वी का तापमान -20 से -30 डिग्री तक पहुंच जाता। और इतने कम तापमान पर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। इतने कम तापमान पर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर कम क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाता है, CO2 गैस भी कम हो जाती। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट। Temperature decreases with increasing height. Due to the decrease of greenhouse effect, because at higher altitude, infrared radiations are less and concentration of CO2 gas is less. Concentration of CO2 gas is less. So greenhouse effect is less. ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घट जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर CO2 गैस और इंफ्रारेड के कम होने की वजह से अवरक्त किरणों का अवशोषण कम होता है,
हरित गृह प्रभाव कम होता है, इसलिए तापमान कम हो जाता है, इसलिए तापमान कम हो जाता है। क्लियर है? तो आपको ये चीज समझ में आई? देखो अभी आप लोगों की क्लास नहीं हो रही, लेकिन सर्दी में जब क्लास होती है, आपने ध्यान दिया होगा, अगर क्लास में 3 बच्चे बैठे हैं तो ठंड लगती है, और वही क्लास अगर फुल भरी हुई है तो हमें ठंड नहीं लगती, ऐसे कोजी कोजी इन्वायरमेंट हो जाता है, गर्म हो जाती है कि नहीं? फील किया ऐसा? कैन यू टेल मी व्हाई? ऐसा क्यों होता है? अगर आप क्लास में बैठे हैं, सिर्फ 3 ही बच्चे क्लास में बैठे हैं, क्लास की कैपेसिटी है 100 बच्चों की, 3 ही बच्चा बैठा है, तो हमें ठंडा लगता है। और अगर क्लास फुल भरी हुई है तो हमें गर्म लगता है। ऐसा क्यों? यस यस मोहिनी? CO2 ज्यादा हो जाता है। यस यस अभिषेक, मोर स्टूडेंट्स मोर CO2, एकदम सही। तो जितनी जनता होगी उतनी सांस लेगी, तो CO2 हवा में ज्यादा। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो हमें बड़ा कोजी कोजी सा लगता है, गर्म हो जाता है ना? और इसी को आप गर्मियों में कहते हो सफोकेशन हो रहा है। अब समझ में आया? सफोकेशन। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट और लिख लीजिए। यस, ग्लोबल वार्मिंग और आइस एज, क्योंकि ये भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो 1 पॉइंट और लिख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग with the increase of CO2 in the atmosphere, with the increase of CO2 in the atmosphere, absorption of infrared radiation, absorption of infrared radiation is increasing, is increasing. Therefore, the temperature of atmosphere is increasing. Therefore, the temperature of atmosphere is increasing. This is known as global warming. This is known as global warming. वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने की वजह से अवरक्त किरणों का अवशोषण बढ़ रहा है। अवरक्त किरणों का अवशोषण बढ़ रहा है। इस वजह से वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Yes, Yog, we feel hot after wearing the winter clothes. You mean woolens. Is this also related to CO2? नहीं, गर्म कपड़ों का रिलेशन CO2 से नहीं है। देखो, जब स्वेटर आपने शेल्फ में रखा है, स्वेटर बिल्कुल ठंडा होता है, और जब हम पहन लेते हैं तब स्वेटर गर्म होता है। यानी स्वेटर गर्म होने का सोर्स हमारी बॉडी है,
मैंने आपको क्या बताया, हमारी बॉडी अंदर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है और बाहर टेम्परेचर कम है, तो हीट एनर्जी ऑल्सो मूव्स फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। हमारी बॉडी से हर वक्त हीट निकलती रहती है, जैसे धरती से हीट निकलती रहती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, है ना। तो ये जो स्वेटर होता है, हाँ, ये इसको रोक लेता है, हीट को बाहर नहीं आने देता, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसी वजह से हमारा जो वुलन्स होते हैं और हमारी बॉडी गर्म रहती है, जो बॉडी, हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर निकल के नहीं आ पा रही। हाँ, एक तरह से कह सकते हो कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ओके, इसीलिए जब वुलन्स आपने शेल्फ में रखे हैं वो ठंडे हैं, यानी स्वेटर गर्म नहीं है। स्वेटर गर्म कब होगा, जब हम पहन लेते हैं, वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा, रोके रख रहा है, इसलिए हमें गर्म महसूस होता है। क्लियर? बहुत अच्छा एसोसिएशन आपने किया है, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए। क्या था लास्ट पॉइंट? आइस एज, हिमयुग, हिमयुग। सो ड्यूरिंग द आइस एज, during the ice age, carbon dioxide gas was reduced in the atmosphere because of the large number of trees on earth. Because of the large number of trees on earth. As a result, absorption of infrared radiation was decreased. Absorption of infrared radiation was decreased. Hence, the temperature of Earth declined. Hence, the temperature of Earth declined, and whole Earth was covered with ice. Whole earth was covered with ice. हिमयुग के समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो गई, क्योंकि धरती पर अधिक मात्रा में पेड़ हो गए थे। इस वजह से अवरक्त किरणों का अवशोषण कम हो गया और पूरी धरती बर्फ से ढक गई। ठीक है। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे सारे मैंने आपको एक ही जगह पर लिखा दिए। ठीक है ना। यही एक पॉइंट और लिख लो, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। Venus is the hottest planet because of the high concentration of CO2. Because of the high concentration of the CO2 gas in atmosphere. Venus, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि
उसके वायुमंडल में सर्वाधिक CO2 गैस है। ठीक है, सो दिस इज ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। यस योग मैम, आपने कहा व्हेन टेम्परेचर गो डाउन टू -20 टू -30 लाइफ इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अर्थ विल बिकम अ आइस प्लैनेट। हिमयुग के समय कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। हाँ, -20। देखो, लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ पॉसिबल का मतलब मैं इंसानों से ले रही हूँ, ठीक है ना। माइक्रो बैक्टीरियाज थोड़े बहुत तो रहेगी ही लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल लाइफ ऑन अर्थ। जो एनिमल किंगडम है, मेजर जो प्लांट किंगडम है, -20 -30 पे सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बैक्टीरिया वगैरह सरवाइव कर सकते हैं। लाइफ होगी बट बहुत कम। नॉर्मल लाइफ तो नहीं रहेगी धरती पे। क्लियर है योग? ठीक है, चलिए अभी तक जो किया, इज देयर एनी डाउट और कंफ्यूजन? तो मैम वी कैन से दैट -50 डिग्री टेम्परेचर आवर अर्थ बिकम सॉलिड आइस अर्थ। हाँ, अर्थ एक आइस प्लैनेट बन जाएगा। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। सो वी कैन से दैट -50 डिग्री सेल्सियस आर अर्थ बिकम्स सॉलिड आइस ऑन अर्थ। हाँ, धरती पे तो आइस ही जम जाएगी ना, हिमयुग आएगा तो। ठीक है, तो मैम वी कैन से दैट -50 टेम्परेचर एंड अर्थ विल बिकम दी Neptune is the coldest planet. Yes, Neptune coldest इसलिए है क्योंकि वहाँ कभी धूप ही नहीं पहुँचती। ठंडे होने के दो कारण हो सकते हैं ना, धूप ही नहीं है तो आइस। मैंने ये बताया कि हवा में CO2 कम हो रहा है तो आइस एज आ रहा है। आइस एज का दूसरा कारण भी हो सकता है कि धूप कम आए। सूरज पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ फ्यूजन रिएक्शन प्रोसेस स्लो हो जाता है तो धरती पे धूप कम आती है, तो उस वजह से भी धरती पे आइस एज आता है। ऐसा जब फिनोमिना होता है इसको हम कहते हैं सोलर स्पॉट्स। सौर धब्बे पड़ गए इसीलिए धरती पे धूप कम आ रही है। तो जब आप नेपच्यून की बात कर रहे हो तो नेपच्यून तो सबसे लास्ट प्लैनेट है, वहां तक तो धूप पहुंचती ही नहीं है, इसीलिए वो ठंडा है। वो इसलिए ठंडा नहीं है कि वहां CO2 कम है, वहां धूप ही नहीं पहुंचती। बट वी नो इट इज अ गैशियस एंड नॉट सॉलिड। यस युग, वो गैशियस है, वो सॉलिड नहीं है। हाँ, लेकिन गैस को जब आप बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे कर दोगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है, सो आइस प्लैनेट कहते हुए आइस जायंट्स। अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा बनाओगे वो पूरी गैशियस हो जाएगी। क्लियर है? ओके ओके, चलिए। एनी डाउट और कंफ्यूजन? इज देयर एनी डाउट और कंफ्यूजन जो किया? इज इट क्लियर व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर आइस एज, एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन कांस्टेंट क्यों रहता है, और अगर इस कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज हो तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। इज इट क्लियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CO2? ठीक है, चलिए। सो रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। All clear? Okay, okay, thank you. Thank you so much. Enjoy your day. Yes. Okay, thank you. Okay, Abhishek, you're welcome. Okay, Lalita, योग। पॉलिटी की क्लास होगी, योग होगी पॉलिटी की क्लास, ठीक है ना। बीच में सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। चलिए, थैंक यू सो मच।